जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 59। आज के लेक्चर में हमारे दो टारगेट हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, वो डिस्कस करनी है, और आज भी एक ही एरिया हम डिस्कस करेंगे। कल भी एक ही किया था ना, आज भी एक एरिया डिस्कस करेंगे। सब नॉन करंट एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल अलग एरिया है। टेंजिबल देखिए, सबसे पहले होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? चलिए डिस्कस करते हैं होम असाइनमेंट को। दो क्वेश्चन दिए गए थे आपको, तीन का। एक तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था ना, वर्क इन प्रोसेस वाला। केस स्टडीज दो थी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी पहली केस स्टडीज थी। अच्छा, आज कुछ तबीयत मेरी डाउन है, गले का मसला, तो ज़रा हल्की आंच पे लेक्चर चलेगा, यानी आवाज़ शायद मेरी थोड़ी स्लो हो, रुक रुक के मैं बोलूँ, लेकिन उम्मीद है कि कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ऐसा ही है। पानी गर्म में गिलास। अच्छा, ये आपकी चैप्टर 10 की पहली केस स्टडीज थी। एग्रीड? ये दोनों केस स्टडीज का स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट था, और ये आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ पहली दफ़ा आप सीखते हैं तो क्या वो बिल्कुल ठीक होती है? उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं गलतियों की तादाद कम होती है। तो अगर आपने इसको सिर्फ ट्राई भी कर लिया है ना, आपको सिर्फ इतना भी पता चल गया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में केस स्टडीज़ किस तरह की आती है, टाइप ऑफ केस स्टडी क्या है, तो भी काफ़ी है, मकसद पूरा हो गया। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट किया है और लगभग 50% के करीब इसको अटैम्प्ट कर लिया, तो उसका मतलब वो कंफर्टेबल फेस पे है फिलहाल, इनिशियल, क्योंकि पहली केस स्टडीज है ना। तो 50 कितने स्टूडेंट्स को ने इसको अटैम्प्ट किया? कितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया? जरा होम असाइनमेंट थे हाईवे क्लास में भी हाथ, और कितने स्टूडेंट्स का 50% या उससे ज़्यादा ठीक हो गया? ये भी लगभग असाइनमेंट करना। और कितने स्टूडेंट्स का 50% से कम एक्यूरेसी लेवल था? ये तकरीबन समझे 30%, 30-35, और हाँ जी 60-65% के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा कर लिया। इसका मतलब है जो मकसद था वो पूरा हो गया। पहली चीज़, ये दोनों केस स्टडी जो है ना, ये आई क्या इस चैप्टर में से केस स्टडी पूछेगा तो वो इसी स्टाइल, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। रिप्रोडक्शन, जिसका चांस बहुत कम है लेकिन पूछ सकता है, जो आपको याद करवाया जा रहा है ना की प्रोसीजर, वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए ही याद करवाया जा रहा है, वरना केस स्टडी जो है ना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन खुद बता देती है आपको, ठीक है। लेकिन बहरहाल याद भी हमने करना है। तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये तो कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखना है एरिया कौन सा है, आपने देखना है वो पार्ट ऑफ द एरिया कौन सा है या असर्शन कौन से है, और सिर्फ रेलिवेंट पार्ट या रेलिवेंट असर्शन के प्रोसीजर लिखने हैं। एग्रीड? तो चैप्टर 10 में रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना समझ आ गया। एरिया देखना है, और फिर क्या देखना है, उसका असर्शन या कौन सा हिस्सा है। बाज़-औक़ात असर्शन पूछता है, बाज़-औक़ात वो रेलिवेंट। जैसे फिक्स एसेट में जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, वो पूछ लेगा कि कुछ फिक्स एसेट डिस्पोज किए हैं, इसके प्रोसीजर बताओ। असर्शन के नहीं पूछे उसने, समटाइम कहेगा एसेट्स को रीवैल्यू किया है, इसके प्रोसीजर बताओ, तो पार्ट हो। तो आपने देखना एरिया कौन सा है, उसका पार्ट कौन सा है, उससे रिलेटेड। ये तो हो गया सिंपल, इसमें मजीद डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं केस स्टडीज की तरफ। केस स्टडीज दो तरह की होती हैं। जो ज़्यादातर केस स्टडीज होते हैं ना, यूँ समझिए कि 70-80% के दरमियान में टेस्टिंग होगी लेटेस्ट ट्रेंड को सामने रखते हुए, वो इस शक्ल में होगी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में होता क्या है, अगर आप नोट करें तो इसी तरह का क्वेश्चन आपने चैप्टर 2 में भी, ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में भी इसी तरह की केस स्टडी तकरीबन इसी फॉर्मेट, इसी प्रेजेंटेशन में पड़ी हुई है। ऐसा ही है, तो स्टाइल तो वही है।
लेकिन चैप्टर 10 की केस स्टडी और चैप्टर 2 की केस स्टडी में फर्क क्या होगा? फर्क होगा रिक्वायरमेंट का। चैप्टर 2 में वो बोलेगा आपसे कि मुझे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बताओ, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, और चैप्टर 10 में वो आपसे कहेगा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ। कुछ केस स्टडीज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वो कहता है कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर बता दो, काफ़ी है, प्रोसीजर बता दो। कुछ केस स्टडी में कहता है कि मुझे प्रोसीजर भी बताओ, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी बताओ। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया था ताकि आपकी चैप्टर 2 की भी रिवीजन हो जाए, चैप्टर 10 की भी हो जाए। ये जो पार्ट ए है ये चैप्टर 10 का है, तो जो पार्ट बी है चैप्टर 2 का। ठीक है, समझ आ गया? तो केस स्टडी बिल्कुल वैसे जैसे चैप्टर 2 की है, कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? रिक्वायरमेंट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट को खास तौर पे पढ़ें। सिर्फ केस स्टडी पढ़ के अंदाजा नहीं लगाना किस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो रिक्वायरमेंट को चेंज करके डिफरेंट चैप्टर में से टेस्टिंग कर सकता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स। यहाँ पे लफ्ज इंडिपेंडेंट अहम है, यानी वो क्या कह रहा है कि इसको अलग डिस्कस करना है, इसको अलग डिस्कस करना है। ठीक है, इवन अगर इंडिपेंडेंट का वर्ड ना भी लिखता ना तो हम पार्ट 1 को अलग डिस्कस करते, पार्ट 2 को अलग डिस्कस करते। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में भी सीख लिया हुआ है। डन। फिर वो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बोल रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन, एक रिप्रोडक्शन का जिसमें वो पूरा एरिया आपसे नहीं पूछेगा, पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा, आपने ध्यान से देखना है कि कौन सा पार्ट है। दूसरे तरह के 2 क्वेश्चन हुआ केस स्टडी वाले। पहला क्वेश्चन कौन सा, जिसमें वो आपको चैप्टर 2 की तरह सिचुएशंस देगा। रिक्वायरमेंट में यहां तो सिर्फ कहेगा मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताओ, या कहेगा ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ और रिपोर्ट में इम्पैक्ट भी बताओ। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट आपका कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो नया कंसेप्ट है वो ये हो। एक केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी कौन सी हुई? दूसरी केस स्टडी उसने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले अटेम्प्ट करना शुरू की है, समय लगभग कोई 3-4 साल पहले। उसमें क्या करता है वो आपको एक ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान पता ना क्या होता है? हमने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के बारे में स्टडी किया था। ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी में फर्क पता है आपको? हाँ, स्कोप, टाइमिंग, शाबाश। ऑडिट स्ट्रेटजी में ओवरऑल नेचर के मैटर्स आते हैं और ऑडिट प्लान में इंडिविजुअल एरिया पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो आते हैं। तो सर देख के मुझे बताइए ये आपका ऑडिट स्ट्रेटजी है या ऑडिट प्लान है? ऑडिट स्ट्रेटजी है या ऑडिट प्लान? हाँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया का, किसका? बैंक बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन का। ठीक है जी। इसमें है क्या, ये वाला क्वेश्चन आपको पहली दफ़ा दिखने में अनयूजुअल लगेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन निस्बतन आसान है, ये मेरा ख्याल है। बाकी ज़ाहिर है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। इसमें है क्या, इसमें 2 गलतियाँ, 2 तरह की गलतियाँ होंगी। आपके सामने एक ऑडिट प्लान रखेगा और उसमें 2 तरह की गलतियाँ होंगी। नंबर 1 एरर, नंबर 2 ओमिशन। एरर का मतलब क्या होगा कि किसी असर्शन कोई और है, प्रोसीजर कोई और है, असर्शन और प्रोसीजर में मिसमैच होगा, यह है एरर। आपसे कहेगा बताओ कि इस असर्शन को सामने रखते हुए बताओ क्या ये प्रोसीजर रेलिवेंट है कि नहीं जो उसके सामने लिखे हुए हैं। कुछ प्रोसीजर रेलिवेंट होंगे असर्शन से और कुछ नहीं होंगे। आपने क्या करना है, उससे बताना भैया ये वाला प्रोसीजर इररेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला इररेलेवेंट है, ये वाला इररेलेवेंट है, ये वाला। किसी में हो सकता है एक इररेलेवेंट हो, किसी में हो सकता है 2, किसी में हो सकता है कोई भी इररेलेवेंट ना हो। और फिर आपसे कहेगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इस असर्शन के लिए क्या कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म हो सकते हैं। इस असर्शन के लिए इन वाले प्रोसीजर के अलावा क्या और प्रोसीजर भी परफॉर्म हो सकते हैं, यानी एडिशनल प्रोसीजर या ओमिटेड जो प्रोसीजर हुए हैं वो बताओ।
ओमिटेड का मतलब जो प्रोसीजर रेलिवेंट है लेकिन नहीं लिखे हुए। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, हर असर्शन में आपको दो चीजें बतानी होंगी, रिक्वायरमेंट में लिखा होता है। एक बताना है कौन सा प्रोसीजर इररेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू असर्शन, और दूसरा कौन से प्रोसीजर हैं जो इस असर्शन के लिए यूज हो सकते हैं लेकिन यहां पे नहीं। ये एक तरह से आपका कोई रट्टे वाला सवाल जो आपने उस असर्शन को याद किया वो होगा। लेकिन याद रखें दोनों क्वेश्चन आप जजमेंट की बेस पे करेंगे, ठीक है। और इसमें एक अहम प्रोसीजर जो अक्सर जगहों पे आ सकता है वो है कंफर्मेशन का, क्योंकि कंफर्मेशन आपका वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस, ठीक है। तो वो भी और उस कंफर्मेशन में एक बात और भी है कि उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सी तरह की इंफॉर्मेशन हम पार्टी से पूछ सकते हैं। सिर्फ बैलेंस कंफर्म नहीं बल्कि उसके अलावा ट्रांजैक्शन को भी कंफर्म कर सकते हैं, साइड एग्रीमेंट वो भी कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सी। ये क्वेश्चन की नेचर समझ आ गई। फिर से मुझे बताइए, जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 10 जो हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसमें कितनी तरह की केस स्टडीज आ सकती हैं? कितनी तरह की केस स्टडीज आ सकती हैं? दो तरह की। कौन कौन के? क्योंकि रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन है ना, कि दो तरह की केस स्टडी आ सकती है। कौन कौन से? एक चैप्टर 2 की तरह जिसमें सिचुएशन देगा और एंड पे प्रोसीजर मांगेगा, और एक में ऑडिट प्लान आपके सामने रखेगा, उसमें हर असर्शन के प्रोसीजर लिखे होंगे, कुछ एरर होंगे प्रोसीजर में, कुछ ओमिशन। एरर का मतलब क्या है? गलत दिया हुआ जो रेलिवेंट नहीं है लिखा हुआ। और ओमिशन का मतलब क्या है? अभी आपको एक टिप देता हूं इस तरह की केस स्टडी में। अगर आपने पहली वाली असर्शन को पढ़ा तो उसमें प्रोसीजर नंबर 2 इररेलेवेंट है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे उसको? दो तरह के प्रोसीजर देखें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट लैक रेलेवेंस टू द अबव मेंशन्ड असर्शन। समझ आ रही है क्या कह रहा है? आल्सो रिकमेंड एनी 2 एडिशनल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड फॉर ईच असर्शन। अब आप समझ रहे होंगे हमने तो हर असर्शन का एक एक प्रोसीजर भी लिख लें, बड़ी बात है। तो ये तो दो दो प्रोसीजर पूछ रहा है, और प्रोसीजर भी वो जो इजी वाली एग्जांपल उसने दे दी है, तो मुश्किल नहीं हमसे यार है। लेकिन याद रखें ये आसान कैसे। पहले ये समझे इसके दो पार्ट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी? दो रिक्वायरमेंट। इररेलेवेंट कौन से हैं? एडिशनल कौन से हैं? इररेलेवेंट तो आपको पता चल जाएगा आसानी के साथ, ऐसा ही है। आपको जो प्रैक्टिस करवाई गई है प्रोसीजर की, क्या सिर्फ प्रोसीजर बताए गए हैं कि साथ में असर्शन की प्रैक्टिस भी करवाई गई है? पक्की बात है ना, गवाह है ना? ओके। तो मोर देन 80% जो प्रोसीजर और असर्शन वाला रेलिवेंस है वो आप डिसाइड कर लेंगे। इररेलेवेंट प्रोसीजर निकाल लिया। अब टिप सुने, टिप। एक असर्शन का जो इररेलेवेंट प्रोसीजर है वो दूसरी असर्शन का एडिशनल प्रोसीजर हो सकता है। फिर से सुन लें, एक असर्शन का जो इररेलेवेंट प्रोसीजर है दूसरे का रेलिवेंट या एडिशनल प्रोसीजर हो सकता। तो यहां से फर्स्ट कीजिए प्रोसीजर नंबर 2, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। प्रोसीजर नंबर 2 कंप्लीटनेस के लिए इररेलेवेंट है, हमने बता दिया, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए अगर रेलिवेंट है तो वो क्या होगा? फिर एग्जिस्टेंस का एडिशनल प्रोसीजर बन जाएगा। ये बात समझ आ रही? लेकिन इसके बाद भी कोई 4-5 प्रोसीजर ऐसे होंगे जो आपको एडिशन खुद से लिखने पड़ेंगे, तो इतना को काम मेरा ख्याल आप कर ही लेंगे। लेकिन अगेन ये सारी आपकी जजमेंट अप्लाई होगी ज्यादातर। स्टार्ट करें अब। पहले कौन सा क्वेश्चन, असर्शन वाला या के सिचुएशंस वाला? असर्शन वाला कर लेते हैं। असर्शन वाला मैं इसलिए क्योंकि ज्यादा चांस हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा असर्शन वाला। सबसे पहले क्या करना है केस स्टडी में? फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। ऑडिट प्रोसीजर को अंडरलाइन करें। तो मुझे बताइए
क्या पार्ट ए में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है? नहीं बताना, क्योंकि वो सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर पूछा हुआ है। पार्ट बी में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है? क्या हमेशा सब्सटेंटिव प्रोसेस की केस स्टडी में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछेगा? कभी पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करना है, कब नहीं करना। रूल नहीं बताना कि जब कभी प्रोसीजर होंगे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी आएगा, लाजमी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये कोई एरिया नहीं है, ये एक सिचुएशन है। ये इसके प्रोसीजर बताने हैं ना, एक एरिया नहीं। इसका मतलब क्या है? मे बी इस सिचुएशन में एक एरिया इफेक्ट हो रहा हो, एक से ज्यादा, और जो एरिया इसमें इन्वॉल्व है मे बी उसकी कोई एक चीज, एक असर्शन पूछ रहा हो। ये भी ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आपने कहा भाई यहां पे कहीं पे फिक्स एसेट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ये कहां पे है, इन्वेंट्री आ गया, भाई छाप दो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के सारे प्रोसीजर छाप दिए, गलत अप्रोच है। हमने पहले देखना है कि क्या इसमें इस इशू में, इस सिचुएशन में एक ट्रांजैक्शन है या एरिया है, या के मल्टी ज्यादा, दो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, एक है या दो है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, उसमें 3 थे, लेकिन उस सूरत में जब ज्यादा एरिया देते तो उसमें प्रोसीजर की तादाद कम हो जाती है, उसमें फिर हमने सिर्फ 2-2, 3-3 लिखने होते हैं। तो आपने सिचुएशन केस स्टडी पढ़ के पहले ये डिसाइड करना है कि क्या एक ही एरिया इन्वॉल्व है या के मल्टीपल, और फिर जो एरिया इन्वॉल्व है उसके कौन से वाला पार्ट या असर्शन इन्वॉल्व है, सिर्फ वही लिखना है। डन? जैसे आइए प्रैक्टिस करते हैं, जरा सीखते हैं। ये समझिए केस स्टडी आप सॉल्व नहीं कर रहे, सीख रहे हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने केस स्टडी रखी। कह रहे यू आर ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। The draft financial statements of Valorant Pakistan Limited DPL for the year ended 31st January 2021, इसको अंडरलाइन करें। ये डेट अगर कोई केस स्टडी में दियो क्या अहम होती है, ये अंडरलाइन करें, ठीक है। इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ ₹26 million that was purchased on 1st January 2021, यानी हमारे साल में परचेज हुए थे। अब यहां पे देखिए जरा एक टेक्निकल पॉइंट, इन्वेंट्री हमारे साल में परचेज, क्या केस स्टडी के अंदर इन्वेंट्री परचेज की बात कर रहा है? केस स्टडी के अंदर क्या वो इन्वेंट्री परचेज की बात कर रहा है? तो मेजर फोकस चाहे उसका किसी और साइड पे हो, क्या परचेज ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई एक आधा प्रोसीजर हमें लिखना चाहिए कि नहीं? क्या हो सकता है वो प्रोसीजर? सोचे। सप्लायर इनवॉइस के साथ उसकी ये कॉस्ट चेक करनी है 26 मिलियन। ये तरीका क्या समझे क्या कि केस स्टडी के अंदर उसने परचेज की बात कर दी है कि हुई है, तो हमें उससे रिलेटेड भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है। लेकिन ना केस स्टडी आपको खुद बताएगी, आपने एग्जामिनर की नीयत को समझना है कि उसकी नीयत क्या है। जब वो डिस्कशन ज्यादा किसी और चीज के बारे में ज्यादा करता है, इसका मतलब वो चाहता है हम भी उसके ऊपर फोकस करें। उसने परचेज की बात जरूर किया लेकिन फोकस परचेज पे नहीं किया। तो हमने परचेज के प्रोसीजर लिखने हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 प्रोसीजर मैक्सिमम लिखे, इससे ज्यादा नहीं लिखने, एक भी लिख देंगे काफी है। डन? दूसरी चीज, कैन 26 million that was purchased 1st January for fulfilling a large specialized order of foreign customer, जो कि एक फॉरेन कस्टमर को ऑर्डर फुलफिल करने के लिए की गई थी। इसमें स्पेशलाइज्ड को अंडरलाइन करें, ये बहुत अहम वर्ड है, और फॉरेन को भी अंडरलाइन करें, फॉरेन को भी अंडरलाइन करें। ये दोनों की वर्ड्स हैं। रिस्क असेसमेंट में भी आपको याद होगा, इनसे स्पेशलाइज्ड ऑर्डर हो तो क्या रिस्क होता है? अगर छोड़ गया तो इन्वेंट्री आप जनरल कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकेंगे, कोई और नहीं लेगा इन्वेंट्री।
NRV का। अगर किसी और को बेचनी भी है तो आपको बड़ा उसमें चेंजेस करके बेचनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, फॉरेन कस्टमर से कौन सा रिस्क आ रहा है कि अगर इसके साथ ऑलरेडी कोई रिसीवेबल पेबल है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ईयर एंड पे। एक आधा प्रोसीजर फॉरेन का भी लिख सकते हैं, एक परचेज का भी हो गया, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, एक हो गया फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन का रिस्क। अलग-अलग हेडिंग दीजिए। अच्छा, अलग-अलग भी दे सकते हैं, इकट्ठी भी दे सकते हैं। आई कैप कहता है मेरी इसमें को आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अलग-अलग हेडिंग दे तो अच्छी बात है, इकट्ठी भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजर मिक्स भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख दें ज्यादा अच्छा है, क्लैरिफाई हो जाता है, लेकिन मिक्स भी लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए आई कैप ने अक्सर अक्सर ना सिर्फ ये कि कैप बल्कि सीफैप लेवल पे भी मिक्स किए होते हैं। ये तो है, फिर थोड़े थोड़े प्रोसीजर ना, कुछ केस स्टडीज ऐसी होती है जिसमें गोइंग कंसर्न का मसला भी है, इसमें उसके साथ इंपेयरमेंट का मसला भी है, यकीन वो तक मिक्स किए होते हैं, हालांकि वो डिफरेंट है। तो वो कोई प्रोसीजर होना जरूरी है, हेडिंग जरूरी नहीं है। हेडिंग किसकी जरूरी है? पार्ट ए और पार्ट बी, इसको डिफरेंशिएट करना है। पार्ट ए के अंदर की चीजों को डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है, कर दे तो अच्छी बात, लाजमी है। ए और बी को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंट्री द कस्टमर कैंसल द ऑर्डर ऑन 28 जनवरी 2021। ये उसने आपको पता है ईयर एंड से पहले की डेट क्यों दी है? ताकि पता चल जाए ईयर एंड पे ये इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी थी। The draft financial statement showed that EPL's profit before tax is rupees 130 million। ये profit before tax क्यों दिया है? इफेक्ट रिपोर्ट, ये पार्ट 2 की रिक्वायरमेंट के लिए, बी के लिए। तो पहले प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। मैं जरा साफ साफ लगा लूं, 8 नंबर हैं, 4 होंगे। एक प्रोसीजर का एक नंबर रखूं या टू बी ऑन सेफ साइड एक प्रोसीजर का आधा नंबर रखूं? आधा रखूं। टारगेट होगा 8, बाकी जितने भी हो सके, मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर लिखने। लेकिन बाजू का 6 भी अगर हो गए तो काफी है, क्योंकि मार्किंग लाइन में कभी वो 0.75 कर देता है, कभी 1 कर देता है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बताया नहीं है, तो हमें जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। तो जजमेंट बेहतर होता है सेफर साइड पे जाए 0.5 के साथ। तो 8, वरना 6 भी हो गए का, बाज का तो 4 भी चल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है। तो 6 से 8 के दरमियान में कर लें तो रीजनेबल प्रोसीजर समझे जाएंगे। एक प्रोसीजर मुझे बताइए, क्या केस स्टडी के अंदर कॉस्ट की बात कर रहा है परचेज की? परचेज ऑफ इन्वेंट्री का प्रोसीजर बता दे कोई। हाँ जी, इनवाइसेस चेक करें और कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड में देखें कि परचेज प्राइस सही कॉस्ट के में मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। इससे कॉस्ट एक तरह से कंफर्म हो गई। दूसरा, क्या फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेबल है? इसमें फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, तो एक प्रोसीजर क्या हो सकता है? एक्सचेंज रेट। एक प्रोसीजर लिख दे काफी है। अब असल जो आपको क्या क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि बड़ा इशू इसने इसमें क्या पकड़ा है, ये सारे हम कन्विंस है ना इसके ऊपर कि इस केस स्टडी में जो सबसे बड़ा इशू है ना, हालांकि छोटे मोटे 1-2 इश्यूज और भी है, परचेज वाला इशू है, फॉरेन करेंसी वाला इशू है, बड़ा इशू है। इन्वेंट्री के प्रोसीजर बताएं क्या क्या हो सकते हैं वैल्यूएशन के, और क्या हो सकता है? इन्वेंट्री की सेल प्राइस चेक करें, क्या मार्केट में अल्टरनेट यूज है जिसको सेल कर सकते हैं। ईयर एंड के बाद अगर इस इन्वेंट्री को सेल किया है तो वो प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड एनआरवी होगी। इसके अलावा फॉरेन करेंसी फॉरेन कस्टमर क्या है? हाँ, मैं ये डिस्कशन करने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, नहीं करता। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कस्टमर, डेटर नहीं बोला। कस्टमर में और डेटर में फ़र्क है। डेटर से कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी की एडजस्टमेंट कंफर्म आएगी ट्रांसलेशन। कस्टमर में
अनश्योर है, मे बी ऑलरेडी पास्ट में इसके साथ बिजनेस किया हो, पैसे ड्यू हो, मे बी ना हो, ठीक है, लेकिन इससे ये भी कंफर्म नहीं है कि ट्रांजैक्शन पास्ट में नहीं हुई होगी, तो बेहतर है कि प्रोसीजर फॉरेन करेंसी वाला लिख दिया जाए, ठीक है। नहीं बहन, मैं ये कह रहा हूँ, इस सेल की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इस फॉरेन कस्टमर के साथ पहले भी इसके कोई ऑर्डर या ट्रांजैक्शन हो जो हम उसके साथ डील कर रहे हों, उस वाले पुराने बैलेंस, पिछले बैलेंस, इस ट्रांजैक्शन से पिछले वाले बैलेंस अगर कोई है उस पे फॉरेन करेंसी की एडजस्टमेंट आएगी। ये भी तो हो सकता है स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी हमने कुछ एडवांस लिया हो उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन में नहीं है ना उसको एज्यूम ना करें। एडवांस उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ एडवांस लिया दिया है, उसको डिस्कस ना करें। एनआरवी के प्रोसीजर बताइए। अल्टरनेट यूज देख लेंगे और क्या देखेंगे? हाँ जी, क्या इसमें कैंसलेशन से रिलेटेड प्रोसीजर हमें लिखने चाहिए? क्या इस कस्टमर का जो परचेज सेल एग्रीमेंट है उसको रीड करना चाहिए कि नहीं? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो तो लीगल इम्प्लीकेशन। हाँ, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और वैलिड रीजन नहीं है तो पेनल्टी हमें मिल सकती है। पेनल्टी को रिकॉर्ड करना है कि नहीं डिस्क्लोज, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा ना आपने कि जब भी कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरी पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हम डैमेजेस के लिए एग्रीमेंट को रीड करेंगे, देखेंगे उसमें क्या ये क्लास शामिल है कि नहीं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वाले। अगर नहीं तो फिर देखेंगे कितना हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड रिकवरी को रिकॉर्ड कर लें। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोसीजर तो किसी भी एरिया से रिलेट नहीं करता, लेकिन हाँ सिचुएशन से रेलिवेंट है। तो मैं जो आपको अहम चीज बताना चाह रहा हूं वो ये कि जब उसने सिचुएशन दे के आपसे प्रोसीजर पूछे ना, तो आपका फोकस ये ना होना चाहिए कि कौन से वाला एरिया, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए इस सिचुएशन में जो भी एरिया आ रहा हुआ उसके प्रोसीजर लिखने हैं। ज्यादा प्रोसीजर उसके लिखने हैं जिसको ज्यादा डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन की बात हुई है तो हमें कि उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? प्रोसीजर भी आ गया हमारे, कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे। फर्दर देखना है हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डैमेजेस क्लास एग्री हुई है, उस क्लास के मुताबिक कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है उसको रिकॉर्ड या डिस्क्लोज करेंगे। वर्चुअली सर्टन है तो रिकॉर्ड कर लें, और अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तो सिर्फ जो उसने बताया हमने प्रोसीजर उसी से रिलेटेड बताना है, लेकिन केस स्टडी दी हो और प्रोसीजर पूछे तो आपने ये नहीं जहन में रखना कि कौन से एरिया है, बल्कि सिचुएशन के लिहाज से उसमें उसने मल्टीपल एरियाज को डिस्कस किया होगा अगर कवर करना है। ये बात समझ आई? ये बहुत, अगर ये बात समझ आ गई आपको, यकीन करें केस स्टडी आ गई आपको। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए क्या होगा। अब ये अमाउंट कितनी ड्यू है? 26 मिलियन। प्रॉफिट, हाँ, मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें। तो एक दो प्रोसीजर शायद मजीद लिखे होंगे, मैं भी स्किप करके आऊँ, वो आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ओवरऑल केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना। 6.5 है, मटेरियल है। अच्छा अब बताइए, ये जो आप उसको बताएंगे कि अगर इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, पार्ट ए में प्रोसीजर बता दिए, पार्ट बी में ये बताएंगे अगर इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, स्लीड हो चुकी है, स्पेशल ऑर्डर था, एनआरवी ऑर्डर होना चाहिए, नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? एनालाइज द सिचुएशन, इवैल्यूएट द सिचुएशन। ठीक है, ये तो लिखना ही होता है ना, बेसिस ऑफ डिसीजन भी होती है हमारी रिपोर्ट, किस बेस पे दे रहे हैं। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे? इम्पैक्ट, इमटेरियल है, मटेरियल परवेसिव, ये भी एनालाइज द सिचुएशन में आता है। आपको पता है किसी केस स्टडी में सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा था, किसी में कहता है एनालाइज द सिचुएशन या इवैल्यूएट एंड इम्पैक्ट। एनालाइज या इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? बताओ ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, साबित करो, और इसका इम्पैक्ट क्या है। यहां पे उसने एनालाइज का वर्ड यूज नहीं किया, क्या फिर भी हम मेंशन करेंगे? क्योंकि वो उसका हिस्सा होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन पूछे ना पूछे केस स्टडी में बताने होते हैं। मिस स्टेटमेंट साबित किए बगैर इम्पैक्ट रिपोर्ट कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इम्पैक्ट मटेरियल है,
अच्छा, मटीरियलिटी दो तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, नंबर 1 अमाउंट की बेस पे, नंबर 2 बस, दोनों इक्वली करेक्ट है, जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे उसके मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में हम अमाउंट को सामने रखते हैं क्योंकि फिर बाद में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में अमाउंट्स को मेंशन करना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर परसेंटेज वाला आसान है क्योंकि उसमें फौरी तौर पे पता चल जाता है परवेसिव भी है कि नहीं, परसेंटेज 50% से ज़्यादा आ रही हो तो परवेसिव भी है, आपकी जजमेंट है, एक तरीका फॉलो करना, जो मर्जी कर लें। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए अब क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्सप्रेस, मिस स्टेटमेंट फैक्ट मटीरियल क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड की ऑर्डर। अब जो मैं चाहता हूं आप सोचें वो ये सोचें, डिस्कशन में ज्यादा डिटेल कर रहा हूं, क्यों ज्यादा डिटेल, क्योंकि पहली केस स्टडी, क्या उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है तो ये मेंशन किया है कि एनआरवी पे मैनेजमेंट ने राइट डाउन कर दिया है या नहीं किया, ये मेंशन, हाँ इफ करके आंसर, इफ में आंसर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी लेकिन इसी को फॉलो करना, ठीक है। एग्जाम में अगर मेरे पास रीजनेबल टाइम होगा तो इसमें पार्ट बी में मैं इफ करके दोनों डिस्कस करूंगा कि इफ मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री एट एनआरवी राइट, तो फिर ये होगा अनमोडिफाइड, और की ऑर्डर मैटर आ सकता है ना, की ऑर्डर मैटर में एग्जांपल थी ये एसेट्स जब मार्केट वैल्यू पे आते हैं, और अगर राइट डाउन टू एनआरवी ना किया तो फिर मिस, भाई क्लियर होगी ये बात, आगे चलें पार्ट बी की तरफ। During the audit of Stellar Limited, SL, the management informed the audit team that its largest customer, largest को अंडरलाइन करें, मेजर कस्टमर और लार्जेस्ट कस्टमर में क्या फर्क है। मेजर कस्टमर का मतलब सिंपल मटेरियल होगा, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। ये लार्जेस्ट का वर्ड आए या वो बता दे कि इस लेटर को आप सेल का इतने परसेंट कर रहे थे, टोटल का इतने परसेंट सेल करें, ये दोनों अल्फाज इंडिकेट करते हैं कि गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाओ। लार्जेस्ट डेटर या जब सेल की परसेंट कोई भी 30, 35, 40 कोई भी परसेंटेज अगर उसने बता दी ना तो वो क्या चाह रहा है, इसको अब आप रिस्क ऑफ बैड डेट की तरफ ना लेके जाए, गोइंग कंसर्न की तरफ भी लेके जाए। डन जी, चलिए आइए अब जरा इसको पढ़ते हैं। अब इसमें ना मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो ऊपर सिखाया है ना अब यहां से पूछूंगा कि पता चले सीखा कि नहीं। During the audit of Stellar Limited, the management informed the audit team that its largest customer, Ether Limited, has recently notified that it will not renew its contract with SL. Largest को अंडरलाइन कर लें, which is due to expire on 30 जून 2021, कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2021 को। गोइंग कंसर्न कितने अरसे की वैल्यूएशन करते हैं हम, 12 मंथ्स की, ओके। सेल्स फ्रॉम ईएल कंस्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज को भी अंडरलाइन कर रहे हैं, सिर्फ लार्जेस्ट लिख देता ये भी काफी था गोइंग कंसर्न की तरफ जाने के लिए, सिर्फ परसेंटेज लिख देता ये भी काफी था केला गोइंग कंसर्न की तरफ जाने, दोनों लिख दिया तो कंफर्म गोइंग कंसर्न की तरफ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए ये क्या है, क्या ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है या इवेंट कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न है, इवन कास्टिंग डाउन। अब इसके बाद वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने, याद है ना बताया था, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई होता है, एडिशनल प्रोसीजर होते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल प्रोसीजर के बाद कंफर्म होता है गोइंग कंसर्न अप्रूवल। तो ये इवेंट या कंडीशन। The management has further informed that they are in negotiation with EL and are hopeful to retain the customer. मैनेजमेंट तो कहते हैं हम अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। डन। एक सवाल पूछूंगा सिर्फ, उसी पे डिपेंड करेगा आपको समझ आया कि नहीं आया, और टू द पॉइंट आंसर देना आपने। इस सिचुएशन में क्या सिर्फ गोइंग कंसर्न के
प्रोसीजर आएंगे, ये तो हमें पता चल गया ना। एडिशनल प्रोसीजर आएंगे गोइंग कंसर्न को कंफर्म करने के लिए, ये पता चल गया। ये 70% से पता चला, लार्जेस्ट से पता चला कि गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर आएंगे। क्या बैंकरप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर भी आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे? शाबाश, उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बैंकरप्सी के प्रोसीजर। अगर बाजुकात कुछ केस स्टडी के अंदर उसने सारी सिचुएशन यही रख के ना कहा है और डेटर बैंकरप्ट हुआ है, उस सूरत में गोइंग कंसर्न का रिस्क तो आएगा ही आएगा। बैंकरप्सी के भी 2-3 प्रोसीजर हम फिट कर देते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, लिक्विडेटर को कम्युनिकेट करें, उसके बाद देखें ईयर एंड के बाद कलेक्शन कितनी आई है उससे, लेकिन यहां पे वो नहीं लिखना। डन, ओके। तो पहले आप लिख देंगे भैया ये सिचुएशन जो है वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, अब वो एडिशनल प्रोसीजर लिख देंगे। एडिशनल प्रोसीजर याद है गोइंग कंसर्न के? कितने स्टूडेंट्स को गोइंग कंसर्न वाले एडिशनल प्रोसीजर याद है? हाथ उठाएं। कुछ याद है, बताइए कौन कौन से थे? मैनेजमेंट का प्लान, फ्यूचर एक्शन, ओके। कितने थे? 5-6 प्रोसीजर थे। अब एक चीज, क्या प्रोसीजर जो जनरल प्रोसीजर पढ़े थे एज इट इज लिख दें या उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन कर दें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एज इट इज लिख दें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है विद रिस्पेक्ट टू गिवन सिचुएशन? ओके, एज इट इज तो सारे लिख देंगे जिसने याद किया होगा। मेरा मसला वो नहीं है, मेरा मसला ये है कि क्या इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो क्या क्या आएंगे, आप बताते जाएं, मैं उसे फिल्टर करता जाऊंगा यस नो यस नो। गोइंग कंसर्न में इससे रिलेटेड, इस इश्यू से रिलेटेड क्या प्रोसीजर आएंगे, क्या क्या वैल्यूएट करना है, इंस्पेक्ट करना है, इंक्वायर करना है। मैनेजमेंट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग रीड करेंगे कि इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। जैसे इस कस्टमर के साथ कोई निगोशिएशन की है उसको इंस्पेक्ट कर लें। दूसरा, कोई अल्टरनेट कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, अल्टरनेट मार्केट में सप्लाई करना है, उस प्लान को वैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट क्या चाह रही है। इसको राजी कर रहे हैं तो कहां तक बात पहुंची है, ये राजी नहीं हो रहा तो अल्टरनेट मार्केट कौन सी है जिसको एक्सप्लोर करना है, अल्टरनेट नया कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर हो गया। और बोरिंग फैसिलिटी वो जनरल वाले में आ गया, मैं जनरल वाले के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, वो तो लिखने हैं। मैं इससे स्पेसिफिक कोई और चीज है क्या? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको पढ़ना चाहिए हमें कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक्सपायरी डेट यही थी और क्या रिन्यू की ऑप्शन थी। रिन्यू की ऑप्शन थी तो बोथ पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट से होनी थी कि एक पार्टी भी कर सकती है। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना चाहिए कि नहीं? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था भाई, बहुत सी बातें में वहां से पता चलती है। ये और कोई प्रोसीजर है? वही कैंसिलेशन था कि नहीं, वो ये बता एक्सपायरी डेट का। तो ये मेरा 2 प्रोसीजर भी स्पेसिफिक हो गए तो काफ़ी है, क्योंकि हमने जनरल भी तो 5-6 बता रहे होंगे। तो सीखा क्या हमने, सिचुएशन से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं, सिंगल एरिया से रिलेटेड नहीं, क्योंकि सिचुएशन में हो सकता है मल्टीपल एरियाज हों। ये बात समझ रहे हैं? ठीक समझा पा रहा हूं मैं? ओके। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। क्या उसने कंक्लूड किया है गिवन केस स्टडी के अंदर के गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी? तो मुझे सिर्फ एक सवाल बता दे, बाकी आप कर लेंगे। सिर्फ एक सवाल, कौन से वाली सिचुएशन डिस्कस करूं, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी? तीनों का रीजन बताएं क्यों।
क्योंकि ना क्वेश्चन में ना रिक्वायरमेंट में कहीं ने उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कंक्लूजन क्या है। तो जैसे यहाँ पे उसने कंक्लूजन नहीं दिया था, यहाँ पे भी कंक्लूजन नहीं दिया। यहाँ पे हम इफ करेक्टेड इफ नॉट करेक्टेड दोनों डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी तीनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। ये मेन पॉइंट था। बाकी प्रोसीजर कोई एक आधा आपने कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, वो डिफरेंट हो गए, इधर कुछ लिखा, मतलब आपने कैलकुलेशन परसेंटेज में दी, अमाउंट्स में दी, वो छोटे मोटे मैटर्स हैं, उनके बारे में आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझे उसका कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न क्या, बड़े लेवल की गलती आप ना करें। मैंने इस केस स्टडी में आपको बड़े लेवल की गलती करने से रोकने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी गलतियां नेचुरल होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, कोई प्रोसीजर जहन में नहीं आया, कोई इररेलेवेंट लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह की छोटी मोटी गलतियां होती हैं। मेन क्या है कि एक सिचुएशन कवर करनी है कि तीनों, ये मेन इशू है, ठीक है, ये मेन। तो वो हमने क्या सीखा, ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। सर नीचे उसने लाइन बता दी है ना कि मैनेजमेंट ने फर्दर इन्फॉर्म कर दिया है कि वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग मटेरियल अनसर्टेनिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा तो रहे हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी की तरफ। वो कह रहे स्पेसिफिक बस उसी को नहीं नहीं, स्पेसिफिक उसी को नहीं, ये मैं आपको असूल बता रहा हूँ। वो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या हम मैनेजमेंट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके मुताबिक फैसला करते हैं या के खुद का एविडेंस लेते हैं? ये तो बल्कि अगली केस स्टडी में, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लिंक हो गया अगली केस स्टडी में। अगली केस स्टडी में कुछ उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात की, असर्शन के साथ रिटन रिप्रेजेंटेशन की, और इस चीज को उसने इररेलेवेंट प्रोसीजर समझा। क्यों? वो कहता है भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, हमने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसकी बेस पे तो हम कभी कोई फैसला करते ही नहीं है, हम तो फैसला करते हैं अपने प्रोसीजर की बेस पे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हमें रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इसकी बेस पे हमने फैसला नहीं करना, कंक्लूजन, इसको हमने ये नहीं कहना कि कंक्लूजन है। हाँ, अनसर्टेनिटी क्या, कि पता नहीं क्या होगा, मे बी गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो, मे बी नॉट अप्रोप्रिएट। मैं अनसर्टेनिटी के बजाय अनकन्फर्म्ड का वर्ड यूज करूंगा, नहीं पता, कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर वो खुद से कह देना कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट, क्या लिख दे, ऑडिटर कंक्लूड्स, मैनेजमेंट नहीं, ऑडिटर, तो फिर आप सिर्फ वही लिखेंगे। अगर वो लिख दे मैनेजमेंट कंक्लूड्स दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड ऑडिटर एग्रीज, फिर उसी का लिखे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आपने तीनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है। हमारा स्टूडेंट इस वजह से कम मार्क्स नहीं आते क्योंकि प्रोसीजर मिस हो गए हैं या इधर, नहीं, बड़ी गलती स्किप होने की वजह से आते, बड़ी गलती की वजह से आते हैं। पिक कर रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट। अगर सिचुएशन पढ़ के ओवरऑल सिचुएशन की समझ नहीं आई तो छोटे-छोटे रिस्क आइडेंटिफाई करके हर एक। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको सेशन पढ़ के वो कह रहे हैं सर ओवरऑल नहीं समझ आई, बड़ा रिस्क क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ही रहते हुए जो आपको छोटे छोटे रिस्क नजर आ रहे हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। यस 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 कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, सिचुएशन के अंदर रहना है। जैसे इन भाईजान ने एडवांस वाली बात की थी, मैंने फौरन मना कर दिया कि वो नहीं लिखना। क्यों मना किया? रेलिवेंट से क्वेश्चन कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रीड करें, बिल्कुल वो उसने इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ, वो आपका रेलिवेंट प्रोसीजर है जी। हाँ, अगर ये ईयर एंड के बाद होती तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, ऐसा ही है कैंसिलेशन, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसेशन लगते हैं वो अचानक लगती है, ठीक है। वो हम जब सब्सिक्वेंट इवेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन सी वाली किसके। बाज़ का तो बैंकरप्सी ऑफ डेटर भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, हालांकि मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है। हाँ, तो फिलहाल मैंने आपको समझे बेसिक कंसेप्ट बताया, उसी के ऊपर डिटेल हमने पढ़ने। चलिए अब ये आसान वाला क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताया रिक्वायरमेंट की समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है,
कह रहा जी यासिन इज एन ऑडिट जूनियर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, ही हैज रिसेंटली बीन असाइंड टू ऑडिट क्लाइंट वेयर ही वाज एलोकेटेड टू द एरिया ऑफ बैंक बोरिंग्स। बैंक बोरिंग्स अंडरलाइन कर लें, इससे आपको पता चल गया कि ये किस एरिया के हैं, बैंक बोरिंग। तो ये अकाउंट बैलेंस का एरिया ना, जरा देखें असर्शन सारी अकाउंट बैलेंस की हैं। ओ एक तो है ही नहीं, 5 है, कौन सी वाली मिसिंग है? क्लासिफिकेशन। ये तो 2 प्रोसीजर आपके पक्के एज इट इज आ गए। क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे? लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को वैल्यूएट करके करंट और नॉन करंट को अलग सेपरेट करना है हमने, ये क्लासिफिकेशन हो गई। और जो शॉर्ट टर्म है एक ओके 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 आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट लैक रेलिवेंस टू द अबव मेंशन्ड असर्शन, ये तो हो गया ना रेलिवेंस। आल्सो रिकमेंड एनी 2 एडिशनल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड फॉर ईच असर्शन से क्या मुराद है? सिर्फ ऊपर वाली असर्शन में से। ओके अब मैं क्या करूंगा एग्जाम में बैठ के, ऊपर वाली असर्शन में से कोशिश करूंगा कि प्रोसीजर मेरे फिट हो जाए, लेकिन अगर एंड पे कोई कमी बेशी रह जाती है तो मैं कहूँगा भाई ये भी तो असर्शन है। उसने ईच ऑफ द अबव असर्शन नहीं कहा, मैं थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, समझ रहे हैं? हाँ थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। अगर वो जैसे ऊपर उसने बोला है ना कि रेलिवेंस टू द अबव मेंशन्ड असर्शन, तो इसका मतलब मुझे इसी में घूमना है, वो यहां पे बात नहीं लिखी, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता हूं एडिशनल जो है क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर लिख के। चलिए एज्यूम करते हैं हम इसने यहां पे अबव मेंशन नहीं लिखा हुआ है, हम वो बेनिफिट नहीं लेते, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। कंप्लीटनेस, ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ बैंक बोरिंग्स फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से कोई भी लिस्ट ले लें टोटल की, उसको शेड्यूल को कंपेयर कर लें किसी के साथ रिकंसिलिएशन कर लें। ये सारे प्रोसीजर क्या कंप्लीटनेस की असर्शन से रेलिवेंट हैं? एक्यूरेसी से भी रेलिवेंट है। ये प्रोसीजर रेलिवेंट हो गया, ओके तो इसका मतलब हमने इरेलीवेंट ढूंढना है। ट्रेस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ बोरोइंग्स विद इन द फिगर इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, यानी जो शेड्यूल में अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो देखो क्या वो ट्रायल बैलेंस में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी जितने भी जैसे स्टॉक शीट में जितनी भी आइटम्स आ रही हैं वो सारी देखो टी अकाउंट में बैलेंस शीट में आ रही है कि नहीं आ रही। शेड्यूल का बैलेंस देखो टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं सारा, क्या ये भी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को कंफर्म कर रहा है? ये भी रेलिवेंट हो गया, इसको भी छोड़ दें। कंडक्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी, ये किसके लिए है? ये क्या कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट है? नहीं, सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट दिए हैं, कौन से? सिक्योरिटी के तौर पे। ये तो मुझे लग रहा है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए रेलिवेंट है, तो इसका मतलब ये इसके लिए इरेलीवेंट हो गया। अब देखिए एक तीर से 2 शिकार, इसके लिए इरेलीवेंट हो गया, एडिशनल हो गया। अगर ये ऑलरेडी उसने वहां पे नहीं लिखा हुआ, ये देख लेना है, ये ना हो ये प्रोसीजर उसने ऑलरेडी इधर लिखा हो सकता है। भी समझ आ गया कैसे करना है? अच्छा अब कंप्लीटनेस से रिलेटेड कोई और प्रोसीजर वो कह रहा है एडिशनल भी प्रोसीजर बताओ, ये तो हमने उसके वाले प्रोसीजर का जिक्र कर दिया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हाँ उससे कैसे पता चलेगा? बैंक से पूछेंगे अगर कोई और लोन या बोरिंग फैसिलिटी है वो बता दे, बिल्कुल ठीक है। और रिकंसिलिएशन किसकी किसके साथ, जब तक ये नहीं बताएंगे रिकंसिलिएशन 0 है, या कोई और प्रोसीजर है वो बता दे। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, ठीक है। अच्छा अब जो लैंडर से अमाउंट रिसीव हुई है सिग्निफिकेंट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, वो देखना कि क्या वो लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। एक है ये भी कंप्लीटनेस को इंश्योर करेगा। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? लोन ले लिया, लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया। एक तो कंफर्मेशन लेटर से पता चल गया, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। दूसरा क्या हुआ कि हमने जो अमाउंट्स लोन की अमाउंट जैसे 50 मिलियन 100 मिलियन 75 बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोन के तौर पे आएंगी ना, जितनी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स लोन के तौर पे ड्यूरिंग ईयर कैश बुक में आ रही है, उनकी नेचर देखें और देखें लोन में इंक्लूडेड है कि नहीं। डन।
अब ये प्रोसीजर जो मैंने बताया शायद जब आप देखेंगे तो सोल्यूशन में ना लिखा हो मे बी, लेकिन क्या ये रेलिवेंट है? तो ये प्रोसीजर एडिशनल गुड है। डन, समझ आ गया कैसे चलना है? आगे चलते हैं। फर्स्ट वाले ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ बैंक बोरिंग फ्रॉम द बैंक। हाँ, फ्रॉम द बैंक लिखा होता तो फिर ये तो कंफर्मेशन बन जाता ना, क्योंकि थर्ड पार्टी से हम फिर कंफर्मेशन बन जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन, अब ये गौर से सुनेगा, क्योंकि अगर ये जो बताने जा रहा हूँ समझ ना आया तो आपको लगेगा एक ही प्रोसीजर उसने 3 जगहों पे फिट कर दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन, कौन सी एग्जर्शन वेरीफाई हो रही है? गलत। डिपेंड करता है फिजिकल वेरिफिकेशन की डायरेक्शन क्या थी। अगर आपने लिस्ट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखा फिजिकली मौजूद है कि नहीं तो एग्जिस्टेंस, और अगर फिजिकल का सैंपल उठा के देखा है तो कंप्लीटनेस, और अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान में कंडीशन ऑफ द एसेट देखी है तो वो क्या होगा? वैल्यूएशन। क्या ये प्रोसीजर 3, देखें ये आपको लग रहा होगा ये एक ही प्रोसीजर है, लेकिन टेक्निकली 3 प्रोसीजर है। क्या ये तीनों मैं अलग अलग एग्जर्शन में लिख सकता हूं? एग्जिस्टेंस में भी कंफर्मेशन, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाएगी, कंप्लीटनेस में भी आ जाएगी, वैल्यूएशन में भी, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन फर्क डालेगी। आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन, तीनों में किसी में भी नंबर नहीं मिलना, एक्सप्लेन करना है कि परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन तो कैसे वेरीफाई किया कि एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही, कैसे वेरीफाई किया कि कंप्लीटनेस, कैसे भाई बात समझ रहे हैं? फिर मुझे बताइए, अब ये तो था किसी और एरिया से रिलेटेड एग्जांपल, क्योंकि बैंक बोरिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, इन्वेंट्री में हो सकती है, फिक्स एसेट में हो सकती है। अब जो इसमें उसने यूज किया कंसेप्ट वो सुने, कंफर्मेशन सर्कुलराइज लेटर, सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर, कौन सी एग्जर्शन वेरीफाई होती है? डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कौन सी आपने पूछी है कंफर्मेशन लेटर में। अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और हमने पूछा बताइए जी बैलेंस कितना है आपका, तो ये हमारा एक्यूरेसी एग्जिस्टेंस इससे रिलेट कर सकती है। और अगर हमने उनसे पूछा बताओ जी लोन कितने थे, ये नहीं पूछा अमाउंट कितनी है, लोन कितने थे और जितने जवाब दिए वो सारे लिस्ट में देखा, तो क्या हुआ? कंप्लीटनेस। अगर हमने उनसे पूछा बताओ सिक्योरिटी पे है, ये भी कंफर्मेशन लेटर, बताओ सिक्योरिटी पे कौन कौन सी चीजें हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर हमने कहा मुझे इंटरेस्ट रेट भी बताओ, एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी इंटरेस्ट में आएगी, इसमें नहीं आएगी। अगर हमने कहा लोन की टर्म्स एंड कंडीशन बताओ, कब पेमेंट करनी है, क्लासिफिकेशन, कितना करंट पोर्शन है, कितना अभी इमीडिएटली पेएबल है ऑन डिमांड, और कितना सर, नहीं समझ रहे हैं? तो आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे आप देखेंगे ये तो 3-4 एग्जर्शन में कंफर्मेशन फिट कर रहा है, ठक 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 ठक। देखिए वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसीजर चेंज कर रहा है, यानी एक ही प्रोसीजर को थोड़ा थोड़ा चेंज करके मल्टीपल एग्जर्शन वेरीफाई हो सकती हैं। क्या ये असूल जो आपको बताया, टिप बताई, आपके लिए गुड थिंग है कि बैड थिंग है कि एक ही प्रोसीजर 3-4 जगहों पे आ जाएगा? वरना तो सोचना थोड़ा नए नए प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 2 हिंट्स आपको दे दिए, बस इससे ज्यादा तीसरे हिंट की जरूरत नहीं है। इररेलेवेंट प्रोसीजर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आधी केस स्टडी हो जाएगी, वो तो कॉन्फिडेंट है ना आप, मैं भी कॉन्फिडेंट हूं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है जहां पे सोचना होता है एडिशनल प्रोसीजर में। एडिशनल प्रोसीजर में आपको 2 बातें मैंने बताई है, नंबर 1 एक का इररेलेवेंट, दूसरे का एडिशनल हो जाएगा, और दूसरा एक ही प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज करके, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसीजर को चेंज करके, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड चेंज करके आप, ठीक है। और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अमूमी तौर पे उसके लिए एक्सेप्टेबल प्रोसीजर नहीं होता, अमूमी तौर पे उसके लिए एक्सेप्टेबल प्रोसीजर नहीं होता। वैसे मेरा थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ है, लेकिन वो मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता। रिप्रेजेंटेशन बहरहाल एक प्रोसीजर रिलायबल नहीं है ज़्यादा, लेकिन है ज़रूर, लेकिन बहरहाल इसको छोड़ते हैं, आपके प्रोसीजर हो जाएंगे इससे। तो मुझे बताइए
इस तरह की केस स्टडी में क्या करना है, इररेलेवेंट प्रोसीजर और एडिशनल। इररेलेवेंट कर लेंगे मैच, एडिशनल में क्या करना है आपने, एक का इररेलेवेंट दूसरे का एडिशनल। और कुछ प्रोसीजर ऐसे होंगे जिनकी डायरेक्शन को चेंज करके उसमें जो स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग प्रोसीजर चेंज करके मल्टीपल असर्शन के लिए रेलिवेंट हो सकता है। अब ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे ये बात समझ आएगी। अभी आपको ये बात समझ जरूर आ गई लेकिन अप्लाई करना अभी नहीं आई। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर रीडिंग करेंगे, रिटर्न करेंगे तो ये चीज़ बिल्ड होती जाएगी। मजीद करें या आपको पता चल गया और ये कर सकते हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चले ये समझिए आपकी रिपीट में असाइनमेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपकी रिपीट में असाइनमेंट जी। अच्छा एग्जिस्टेंस में एक जरा मेरी तसल्ली हो जाएगी, जरा कुछ मजीद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। एग्जिस्टेंस में देख लेते हैं। obtain bank borrowing ledgers and trace the recorded amount received and repaid with बैंक स्टेटमेंट। बताइए क्या इससे ये कंफर्म होता है कि लोन एग्जिस्ट कर रहा था? यानी हमारे बैंक स्टेटमेंट में अगर पैसे आ गए हैं और अभी हमने सिर्फ 1-2 किस्तें ही पे की हैं तो क्या कंफर्म होता है कि बाकी की अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है? तो ये रेलिवेंट हुआ कि नहीं? obtain मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये अमूमी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बताइए इसकी जगह फिर क्या प्रोसीजर लिखेंगे? एडिशनल बता दें। इररेलेवेंट तो बता दिया आपने, ये इररेलेवेंट है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसको भेजेंगे? बेहतरीन बैंक को, ये तो हमारा क्लासिक हो गया। और एक और प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्ट दें। क्लाइंट से कहेंगे भाई जितने भी लोन एग्रीमेंट है हमें दे दो और देखना है कि सारे के सारे लिस्ट में शामिल है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट से भी आ गया ना, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? अब ये कर लेंगे इसी स्टाइल में बाकी के सेशन में। चलिए फिर ये दोनों केस स्टडीज हो गई, ये बहुत अहम था क्योंकि पहली केस स्टडी थी तो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवाई है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरा लेक्चर आगे रह जाना है। आपका सवाल कल इंशाल्लाह मैं जो भाई जरूर जवाब देगा इंशाल्लाह। अच्छा आज कौन सा एरिया है? अच्छा इतने एरियाज आपने पढ़े हैं, मैं आपको एक बात, आपने माननी नहीं है ये बात मुझे पता है, मैं इसका बेनिफिट भी नहीं ले रहा, लेकिन कौन सा एरिया है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14। लेकिन यकीन कीजिए जितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने पढ़ लिए हैं और जितने इंटरनल कंट्रोल में डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं ये आप खुद से भी रीड करके समझ सकते हैं। सिर्फ 2-4 प्रोसीजर में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे पता है आपने ये काम करना नहीं है, तो नहीं कर लेंगे तो क्या अभी छुट्टी दे दूं फिर आपको? अच्छा देते हैं छुट्टी। अच्छा मैं ये वाले प्रोसीजर हैं जनरल, एक ये टेंजिबल है, इनटेंजिबल नहीं है। इनटेंजिबल का एरिया अलग। इनटेंजिबल में कौन कौन से एसेट आते हैं? सॉफ्टवेयर ब्रांड। ओके डन 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 डन, ओके 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 ओके, ये टेंजिबल है। अच्छा ये है जनरल प्रोसीजर, वो खैर वैल्यूएशन के ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं। फिजिकल इंस्पेक्शन क्या मतलब? पढ़ा हुआ है पहले प्रोसीजर? जैसे इन्वेंटरी में फिजिकल इंस्पेक्शन होगी वैसे इसमें होगी। डेप्रिसिएशन टेस्टिंग, ये ना, ये क्या है? चेक करो कि जितने भी एसेट्स हैं सब पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, ठीक है। पहले क्या चेक किया? सारे एसेट पे डेप्रिसिएशन हो, सवाए लैंड एंड बिल्डिंग के, सॉरी लैंड के। मुझे गलती आज तक याद है, क्लाइंट ने लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा डाला हुआ था 10% और मैंने भी उसके 10% डेप्रिसिएशन कर दी। पार्टनर ने मेरी बाकायदा क्लास की थी, ठीक है, क्योंकि लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होगी ये तो सबको पता है। वो क्लाइंट ने लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा डाला हुआ था। फिर लैंड को लग किया। असल में क्लाइंट से पूछा भाई लैंड और बिल्डिंग की कास्ट क्या है? उन्होंने कहा सर ये हमने तो इकट्ठा ही खरीदा था। अब देखे ना, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदा आपने, जो आप कीमत देते हैं क्या उसमें ये होता है कि लैंड की इतनी कीमत है और बिल्डिंग की इतनी है? इकट्ठी प्राइस एग्री होती है ना।
क्लाइंट ने सारी की सारी कैपिटलाइज की और उसे लैंड एंड बिल्डिंग में किया, मैंने भी कर दिया, उन्होंने कहा अलग करो, फिर उसकी अलग से वैल्यूएशन करवाई कि लैंड की कितनी वैल्यू है, बिल्डिंग की कितनी है। तो लैंड के अलावा बाकी सबको या और फुली डेप्रिसिएट एसेट्स भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा फिक्स एसेट रजिस्टर आपको पता है क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल एसेट्स लिखे होते हैं। शाबाश, सुभान अल्लाह, इंडिविजुअल एसेट्स की डिटेल। अच्छा अब देखिए, दो प्रोसीजर है, आपने दोनों में मुझे फर्क बताना है। आप क्या मैं पढ़ा था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। दो प्रोसीजर बता रहा हूं, एक होगा रिकैलकुलेशन, एक होगा एनालिटिकल प्रोसीजर। आपने दोनों ही डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जरा गौर से सुनिएगा। हमने एज ऑडिटर क्लाइंट का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आ रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बुक वैल्यू से डिवाइड किया और देखा कि डेप्रिसिएशन रेट के क्लोज आंसर आ रहा है कि नहीं। एक प्रोसीजर ये है, या यूं कह लीजिए कि हमने इसको थोड़ा आसान कर देता हूं कि डेप्रिसिएशन रेट को बुक वैल्यू ऑफ द एसेट के साथ मल्टीप्लाई किया और देखा जो आंसर है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के क्लोज आ रहा है कि नहीं। ये वही प्रोसीजर है, ये वही प्रोसीजर है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर क्या है? फिक्स एसेट रजिस्टर में इंडिविजुअली एसेट्स आ रहे थे 200, हमने सैंपल बेस पे कुछ फिक्स एसेट को सेलेक्ट करके देखा कि क्या डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। ये रिकैलकुलेशन है। खास तौर पे जो आपने चेक करना है ना, जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट नए आए हैं उनकी डेप्रिसिएशन चेक करनी है, डिस्पोज हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन चेक करनी है, और फुल्ली डेप्रिसिएटेड है, इनमें नॉर्मली गलती होती है। बाकी जो एसेट स्टार्ट से लेकर एंड तक रहे ना, उनमें गलती नहीं होती, वो तो सीधा सीधा परसेंटेज लगाए ठक। क्लाइंट क्या करता है, उस एक्सेल की शीट बनाई होती है, परसेंटेज लगा के कॉपी करके ठक सारा कॉपी पेस्ट। जो ड्यूरिंग द ईयर आए वो भी 10% लग गया, जो डिस्पोज हो गए वो भी 10% लग गया, जो फुली डेप्रिसिएटेड वो भी 10% लग गया, हर एक पे 10% लगा देता है। फिर बाद में हम उसको ठीक करते हैं। यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू करना चाहिए। क्या रिव्यू करना चाहिए कि रीजनेबल है या नहीं, ठीक है। हाँ, कैसे कंफर्म करेंगे? इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, उसके यूज के साथ कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल मैंने पढ़ी, उसने कहा मूवी प्रोडक्शन हाउस है 2, एक साल में 100 मूवीज प्रोड्यूस करता है, दूसरा 300 मूवीज प्रोड्यूस करता है, क्या दोनों का डेप्रिसिएशन रेट सेम होगा? पाकिस्तान एक में कुछ मूवी इक्विपमेंट बनाया, इंडिया में भी आया, अब किसका डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पे ज्यादा। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी ऐसा नहीं है कंपेयर करते हुए आप सिर्फ जो इंडस्ट्री का आंखें बंद करके वही डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर तो वो स्टैंडर्ड यूज है तो फिर वही होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक कंपनी का यूज कम है, ज्यादा है, या वो एसेट का ज्यादा ध्यान रखती है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी स्ट्रांग है, तो फिर उसकी लाइफ भी ज्यादा हो सकती है। इंडस्ट्री से डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप कहीं मिस स्टेटमेंट है, वो देखना हमने जस्टिफाइड है कि नहीं रीजनिंग। डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन हो गया। एनालिटिकल कंपैरिजन ये मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन रेशियो को प्राइर ईयर के साथ कंपेयर करें। डेप्रिसिएशन रेशियो से क्या मुराद है कि डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट, ये जो परसेंटेज आएगी इसे क्या नाम दे रहा है? डेप्रिसिएशन रेशियो। इंपेयरमेंट इंस्पेक्शन, कि देखे कोई इंडिकेशन फॉर इंपेयरमेंट है कि नहीं। अगर इंडिकेशन फॉर इंपेयरमेंट हुई तो हमने उसकी कैलकुलेशन चेक करनी है। आप मुझे कोई 2-3 एग्जांपल बता सकते हैं इंडिकेशन की जो इंपेयरमेंट की होंगी? एसेट शट डाउन कर दिया, यूज नहीं कर रहे, आइडल, कंपेरेटर आ गया, शाबाश, जल गया एसेट, एसेट जल गया, इन्वेंट्री नहीं जल गई, एसेट जल। हाँ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि उस फिक्स एसेट की सेल नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस रिव्यू, ये जनरल प्रोसीजर है कि मैनेजमेंट से देखेंगे उनका प्रोसेस क्या है, ये रिव्यू का। शेड्यूल रिकंसिलिएशन, यानी फिक्स एसेट के शेड्यूल को हमने बैलेंस शीट की अमाउंट के साथ, या फिक्स एसेट रजिस्टर को फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ कंपेयर करो, फिक्स एसेट शेड्यूल को बैलेंस शीट के साथ।
शेड्यूल और रजिस्टर में क्या, शेड्यूल का मतलब आपका टी काउंट का बैलेंस, फिक्स एसेट शेड्यूल का मतलब क्या है, टी काउंट, ये नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है। रजिस्टर का मतलब है डिटेल, यानी वही फर्क जो इन्वेंट्री टी काउंट के क्लोजिंग बैलेंस में और स्टॉक शीट में होता है। पता है क्या फर्क होता है? हाँ, इन्वेंट्री लेजर, ये चीज इन्वेंट्री लेजर कार्ड जो होता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जिसका इन्वेंट्री लेजर कार्ड में हर इन्वेंट्री का अलग अलग रिकॉर्ड होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर में भी। सिंपल आप यूँ समझे कि फिक्स एसेट रजिस्टर जो है वो डिटेल रिकॉर्ड है और जो फिक्स एसेट शेड्यूल है वो टी काउंट का बैलेंस है। क्या दोनों को मैच होना चाहिए? जैसे इन्वेंट्री का टी काउंट स्टॉक शीट का टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूज हो तो आप इंटरचेंजेबली इसको यूज कर लें, हालांकि फर्क है, लेकिन कुछ प्रोसीजर में इकट्ठे यूज होते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि कंसेप्ट क्लियर रखें, उसके मुताबिक लिखें। चलिए, अच्छा अब क्या है लेजर में ये वैल्यूएशन। अच्छा मुझे बताइए, अगर डेप्रिसिएशन के सिर्फ प्रोसीजर लिखे तो क्या वो यहां से पूछे आपसे, यहां से आप प्रोसीजर बता देंगे इसको डेप्रिसिएशन के? कौन कौन से वाले? वैल्यूएशन वाले, वैल्यूएशन वाले सारे वो डेप्रिसिएशन से आ जाएंगे। और इंपेयरमेंट के प्रोसीजर पूछे अगर, ये तो एक ही है। इंपेयरमेंट के प्रोसीजर कैसे बताएंगे ये बताएं? डेप्रिसिएशन के तो सारे हो जाएंगे ना, इंपेयरमेंट तो अचानक होती है। तो सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है? वो इवेंट जिसकी वजह से इंपेयरमेंट हुई है, फिर उसकी फेयर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है, मैनेजमेंट का प्रोसेस चेक करें, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लें। हाँ, एनआरवी टेस्टिंग की तरह के प्रोसीजर होंगे, ठीक है। यानी उधर हम सेल प्राइस कहते हैं, इधर हम वैल्यू इन यूज कह देंगे। ये जब आप केस स्टडीज करेंगे ना उसमें सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोसीजर लिखने। मैं अभी आइडिया दे रहा हूं, ये ना समझेगा कि इंपेयरमेंट तो सर ने बस एक दो जिक्र करके फड़का दिया, नहीं, मुझे पता है आगे आने हैं, केस स्टडीज में आने हैं, वहां पे डिबेट होगी, वहां पे डिस्कशन होगी, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ओनरशिप वेरिफिकेशन क्या मतलब? टाइटल डॉक्यूमेंट्स। देखो, मॉर्टगेज या चार्ज रिव्यू ये कहां से मिलेगा? लोन एग्रीमेंट को देखने से। फिक्स एसेट को मॉर्टगेज के तौर पे कर सकते हैं तो उसका डिस्क्लोजर आता है। क्लासिफिकेशन रिव्यू के रिपेयर एंड मेंटेनेंस को फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तो नहीं डाल दिया, डिस्क्लोजर आपको बताइए। अब बकाया इजी वाला शुरू हो गया। इफ देयर आर एडिशन, अगर ड्यूरिंग द ईयर वो कहता है कि भाई कुछ एसेट ऐड किए हैं, मुझे सिर्फ उनके प्रोसीजर बताओ जो ड्यूरिंग द एसेट, कैसे क्या क्या चेक करेंगे? इसको छोड़े क्या लिखा है खुद से बताएं। अप्रूवल और इनवाइसेस, फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, आया भी आगे नहीं। डेप्रिसिएशन, एक तो डेप्रिसिएशन की रीजनेबलनेस देखनी है, असम्पशन, और दूसरा अहम चीज अवेलेबल फॉर यूज। ये पॉइंट वो आपसे टेस्ट कर सकता है कि क्या डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर यूज डेट से आपने स्टार्ट करवाई है कि एक्चुअली यूज से। इसमें मिसकंसेप्शन होता है। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए? फिजिकल इंस्पेक्शन, हाँ ये सब आपने खुद ही बता दिए। अब देखिए आपने इतने प्रोसीजर, ये आपने खुद बताया, पढ़ के देखे बताए थे, खुद से अंदाजा रहा, देखे पढ़ के देखे, लगभग तकरीबन सारे ही फिट है, तीर निशाने पे आपके लगभग सारे, इक्का दुक्का कोई फर्क होगा है कि नहीं? ऐसा ये किस वजह से है? क्योंकि हमने मेहनत की है कंट्रोल्स वाले चैप्टर पे, क्योंकि हमने मेहनत की है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के शुरू वाले कुछ, तो आपको अंदाजा हो गया, ठीक है। ये की प्रोसीजर का मकसद ही यही था कि जब की प्रोसीजर पहली दफा पढ़ लें तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो, जब रिपीट हो तो आपको पहले से पता हो, सर पहले पढ़ा है भाई, फिजिकल इंस्पेक्शन जैसी इन्वेंट्री में थी वैसे ही फिक्स एसेट में होनी है भाई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सर जैसी डेटर में थी वैसी क्रेडिटर में होनी है, वैसी बैंक में होनी है, ठीक है जी। लेकिन एक स्टूडेंट ने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया, सर अगर ये एडिशन वाले उसने पूछ लिए, ये एडिशन वाले, नहीं, क्या की प्रोसीजर लिख दें तो पूरे नंबर मिल जाएंगे? सिर्फ की प्रोसीजर लिख दें तो पूरे नंबर मिल जाएंगे?
क्या ये की प्रोसीजर याद करने के लिए है, लिखने के लिए क्या है? हाँ, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने, जो आई कैप को दिखाना है वो क्या दिखाना है? ये, और जो खुद खाना है रटा मार मार के वो क्या है? अब एक सवाल का जवाब अगर क्लास नहीं खत्म साबित हो जाएगा मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं कि नहीं, ऑडिट समझा पाया हूं कि नहीं। क्योंकि जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं ना उसका इम्तिहान है। इस सवाल का जवाब तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या सिर्फ की प्रोसीजर लिखे एग्जाम में तो चल जाएगा? इसका जवाब क्या है? नहीं चलेगा। याद की प्रोसीजर करने हैं लेकिन एग्जाम में लिखता है। दूसरा सवाल, एग्जाम में क्या सिर्फ डिटेल प्रोसीजर लिखेंगे या असर्शंस भी लिखनी है? सोच के जवाब देना है, जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए दाव पे है, पूरी मेहनत मेरी पूरे सेशन की दाव पे है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सर अगर याद हो तो लिख देंगे हाईब्रिड क्लास में भी? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सर नहीं लिखेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अगर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फिर लिखेंगे वरना नहीं? और बाकी सारे जिंदा लाशें। क्या है ये? फिर से कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सर प्रोसीजर पूछेगा तो दर्शन हर हाल में लिखेंगे अगर आती हुई तो? कितनों का ख्याल है ये चंद देखें कि अजर्शन कभी भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रोसीजर लिखेंगे? कितनों का ख्याल है कि रिक्वायरमेंट में अगर अजर्शन का लफ्ज आया फिर लिखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट में अजर्शन या फिर नहीं लिखेंगे? शाबाश, ये वाले करेक्ट है। हाँ? जैसे कोड ऑफ एथिक्स में भी सिमिलर क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एक्शन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? रिक्वायरमेंट में होगा लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। अच्छा फिर बताएं, कोड ऑफ एथिक्स फिर से याद आ गया, क्या सिर्फ थ्रेट लिखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इफेक्ट हो रहे हैं वो भी लिखेंगे? अगर रिक्वायरमेंट में फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा है फिर लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। एक और सवाल याद आ गया, वो क्या आया कोड ऑफ एथिक्स का ही, वो बताएं। हाँ फैक्टर, सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कोड ऑफ एथिक्स में? मार्क्स में नहीं, रिक्वायरमेंट पे। अगर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस बताओ तो फिर हाँ, किसी हद तक इनकी भी बात मैं पार्टली एग्री करता हूं कि अगर मार्क्स ज्यादा हुए वो लिख दे, वरना असूली तौर पे आई क्या आपको पता है हर क्वेश्चन में असूल पे मेरा ये जाती ख्याल, मतलब जाती नहीं, मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन है, डिसीजन नहीं है, ओपिनियन है, वो असूल के मुताबिक नहीं चलता। जो पेपर चेकर है, जो यहाँ जो पेपर बनाने वाला है, सोल्यूशन बनाने वाला जो है, बहरहाल चलें इसको छोड़े, गोली मारे। भाई ये समझ आ गया प्रोसीजर? आगे चलते हैं, डिस्पोजल के प्रोसीजर बताएं आगे, आगे जाए बगैर। ऑथराइजेशन और सेल प्रोसीड देखे क्या है, गेन या लॉस की कैलकुलेशन, फिक्स एसेट रजिस्टर चेक करो रिमूव किया कि नहीं किया, डेप्रिसिएशन भी स्टॉप हो जानी चाहिए डिस्पोजल से, ठीक है। एग्रीमेंट चेक कर लो, जो सेल पर का एग्रीमेंट हुआ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइस उससे भी कंफर्म हो जाएगी, प्राइस जो कैश बैंक अकाउंट में आया उससे भी कंफर्म हो जाएगी बैंक स्टेटमेंट से, लेकिन एग्रीमेंट भी अगर उसके साथ हुआ उसके साथ देख ले। बाज़ औक़ात पार्टीज इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, बयाना लगा आ गया और बाकी के अमाउंट लगा आ गए, ऐसे भी होता है। देखिए जरा, जो हवा में तीर चलाए हैं आपने, लेकिन अपनी जजमेंट की बेस पे निशाने पे लगे हैं कि नहीं? एसेट एक्सचेंज होगा वो नहीं पूछे, वो अगर पूछेगा तो देख लेंगे, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह चेक करेंगे। आज तक पूछा नहीं है कि आपने कैफ लेवल पे। ये मैनेजमेंट इंक्वायरी एक नया है कि इसका मतलब ये है कि वो कहता है भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके एम्प्लॉय चुपके से फिक्स एसेट बेचते रहे हों और आपको पता ही ना चले। डिस्कस विद मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी अनरिकॉर्डेड डिस्पोजल, कि आपको पता ही नहीं है और एम्प्लॉय ने फिक्स एसेट बेच दिए, पूछ लेंगे उससे। इफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट, इसके प्रोसीजर बताएं, छोड़े क्या लिखा हुआ है,
वो चल रहे हैं सब खुद से जजमेंट की बेस पे सही चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसी बेस पे चलें। क्या एलडीए से कंफर्म करें कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिली है कि नहीं, शाबाश। और कॉस्ट कैपिटलाइज किया है कि नहीं, ठीक है। एलोकेटेड का एक्सपर्ट की असेसमेंट अगर वो वर्क अभी कैपिटल वर्किंग प्रोसेस स्टेज पे है, या अगर कंप्लीट हो गया तो उसका सर्टिफिकेट कि एसेट कंप्लीट हो गया है, शाबाश। और डेप्रिसिएशन जो है अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ की एस्टिमेशन। लेकिन याद रखें ये यूजफुल लाइफ वगैरह कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब लिखना है जब केस स्टडी के अंदर वो कह देगा कि इस साल में कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह डेप्रिसिएशन स्टार्ट वाले ये प्रोसीजर नहीं लिखे। ये समझ रहे हैं ना? एक बड़ा प्रोसीजर जो बल्कि 3 प्रोसीजर है वो नहीं बता रहे। कॉस्ट वगैरह चेक कर लेंगे, कॉस्ट वगैरह को एक्सप्लेन करें 3 हिस्सों में, मटेरियल, लेबर। ये वही वर्किंग प्रोसेस वाले प्रोसीजर आ गए। मटेरियल को किससे कंपेयर करेंगे? हाँ, सप्लायर इनवॉइसेस के साथ। लेबर को किससे कंपेयर करेंगे? ओवरहेड्स को बिल्स वगैरह के साथ। जरा देखिए क्या वही प्रोसीजर है कि नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने जजमेंट की, बाकी जजमेंट के पढ़ के आए हुए हैं, बहुत मैं इंप्रेस हुआ हूँ, शाबाश, बहुत अच्छी अप्रोच है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप ये एरिया पूरे सेशन में भी जिन स्टूडेंट ने बताया जजमेंट अप्लाई करके पूरे सेशन में भी ना पड़े और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप 80% फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। प्रोसीजर वाला जो होता है ना, याद रखें ये जजमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। प्रोसीजर हमेशा आप डिपेंड करते हैं अपनी जजमेंट पे। हाँ शाबाश, अगर लोन लिया हुआ तो उसकी कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तो लेकिन केस स्टडी की शक्ल में उसने पूछा ना, तो आपने देखना है लोन है तो डिस्कस करना है, वरना नहीं करना। लेकिन अगर उसने रटे वाले सवाल में पूछा फिर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, शाबाश भाई, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन बताएं जरा। एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंस चेक कर ली भाई, एक्सपर्ट कैसे, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट देख ली किसने, और इंटायर क्लास की रिवैल्यूएशन की हो, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ना हो, शाबाश। और रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकैलकुलेट करके देखे, एप्रोप्रिएटली काउंट फॉर किया हो, शाबाश। और फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे कि जो वैल्यूएशन की रिपोर्ट है कंडीशन ऑफ द एसेट वही है। लॉस वाला सरप्लस में आ गया, सरप्लस लॉस एक ही बात है। और मार्केट वाला प्रोसीजर क्या है? मार्केट वाला बोला कि मार्केट से क्या वेरीफाई करें, फिर नहीं, क्या एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दे दी काफी नहीं है? एक्सपर्ट को भी काम को तो वेरीफाई करना है। हम तो अपने घर वालों की बात पे एविडेंस के बगैर एतबार नहीं करते, एक्सपर्ट तो फिर बाहर का बंदा है। पता है ना आपको, ऑडिटर मर जाता है, किसी पे एतबार नहीं करता विदाउट एविडेंस। एविडेंस हो तो फिर कर लेता। आगे चल भाई, अब देखिए जरा, ये लगभग देखिए यही प्रोसीजर है कि नहीं? नहीं, ये तो आपने खुद से बता दिया, तो घर जाके करेंगे क्या आप? हाँ याद आ गया, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स की रिवीजन करेंगे, अब वो रिपोर्ट वाले चैप्टर की रिवीजन करेंगे, मैं समझ गया, क्योंकि ये तो तकरीबन कर ही लिया आपने। देखिए यही चीजें है कि नहीं है? एक नई चीज है डेट वेरिफिकेशन, ये क्या है वाला? वैल्यूएशन डेट कौन सी वाली होनी चाहिए? अप टू डेट, क्लोज टू बैलेंस शीट डेट। बाकी देखें वही है। अच्छा मुझे लग रहा है आप पढ़ के आए हुए हैं, आप ऐसे नहीं हो सकता, इतनी जजमेंट एक्यूरेट है। अच्छा IS 16 अच्छा तैयार किया उस वजह से, शाबाश। तो कल इन्वेंट्री में IS 2 नहीं पढ़ा हुआ था आपने? अच्छा ओके, चले कोई बात नहीं, उधर पढ़ लिया, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो अब इसके असाइनमेंट भी कर लेंगे आप, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा आप सुन लें, ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस में सबसे बड़ा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सबसे बड़ा एरिया था। आप मैच करके देख लें, इससे बड़ा एरिया नहीं है कोई।
इसका मतलब रिमेनिंग जितने भी एरियाज रह गए हैं ये अगर आपने निपटा लिया यूं करके तो वो, लेकिन वो यूं करके नहीं करने, वो तसल्ली के साथ केस स्टडी के जरिए से। ठीक है जी, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए कोई। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।